रंगीला शंभो गौराले पधारो प्यारा पावड़ा। देखने वाले सोचते होंगे कि अभी अभी डांस शुरू ही किया है। कौशल भार्गव जी का एक ग्रुप चलता था, श्रुति मंडल, जिसमें हम लोग काम करते थे, हम आर्टिस्ट थे उसमें भी हम रंगीला शंभू से ही शुरुआत करते थे। क्या आपने पहले से सोच रखा था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है पूरी तरह से, या आपको ये विरासत में मिला है? उस परिवार में मैं पैदा हुई जहाँ पे कला को बहुत मान सम्मान और इज्जत से देखा जाता था। तो मैंने बचपन से ही इस चीज को एक घुट्टी की तरह ले लिया। आप सिंगिंग भी करते हैं, बहुत ही सुंदर आपकी आवाज है, और साथ ही साथ आप डांस परफॉर्मेंसेस भी करती हैं, और शायद कोरियोग्राफी भी आप करते हैं। जी, मैं कोरियोग्राफर हूँ। तो कोरियोग्राफी कैसे, क्यों, कहीं से कोई प्रेरणा मिली? या जब टीचर्स हमें सिखाने आते थे तो हम सीखते थे कि वो सिखा कैसे रहे हैं, हाउ दे आर टीचिंग अस। तो धीरे धीरे शायद अननोइंगली वो हमने सीख लिया कि कैसे सिखाना है। डंडा हाथ में है, पुलिस की वर्दी में आप हैं जी। तो क्या घर पे भी ऐसा रौब जमाने की कोशिश करते हैं आप? जब आपको कथक आता है, आपको फुटवर्क आता है, आपको भाव भंगिमा आती है, आपको बॉडी पोस्चर आता है, तो आप डांस सिखा सकते हैं। कंटेम्प्रेरी में ये बहुत आम चीज है। राजस्थानी का तो चलो समझ में आता है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थानी में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये गुजराती फोक डांस आपने कैसे सीखा और क्या प्रोसेस रहा है, सीखने की क्यों सोची आपने? मैं आपसे ये कहूंगी कि मैं जयपुर की फर्स्ट लेडी कोरियोग्राफर हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड ने कभी आपको डांस करने के लिए या थिएटर एक्टिविटीज वगैरह के लिए मना नहीं किया? पहला स्टेप तो ये है कि बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे, उनको कैसे स्कूल लाया जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने महसूस किया कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ मैं। इमोशनल हो रहे थे, कुछ आपकी आंखें कह रही थी अलग। आपके शब्द हालांकि संयम में थे, लेकिन आपकी आंखें जो है वो संयम नहीं रख पा रही थी। थिएटर की बात यह है कि मैं रिटायरमेंट के बाद प्रॉपरली कनेक्ट हो गई हूँ थिएटर ग्रुप के साथ। जब आप प्रिंसिपल थे तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि अपने स्कूल में हम थिएटर को भी साथ में इंक्लूड करके चले? जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने हिंदी मीडियम स्कूल था, साथ में मैंने अपने फादर को कन्विंस करके, क्योंकि वो बहुत ही हिंदुत्ववादी थे, बहुत पक्के राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी थे, तो वो कहते थे नो अंग्रेजी। तो अपनी उन विदेश यात्राओं के बारे में बताएं कि क्या आप सिर्फ घूमने के लिए ही विदेश यात्रा पर जाते हैं, या कोई मकसद होता है इन यात्राओं के पीछे? वंदे मातरम लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद पीबीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पीबीडी, यानी कि प्रशांत ब्लड डोनर, जैसा कि आप जानते हैं, और ये हमारा मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज का अगला अध्याय यानी कि एपिसोड। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो खास शख्सियत हैं वो खुद हरफन मौला शब्द की परिभाषा है। आइए मिलते हैं उनसे। मीरा सक्सेना जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका परिचय दिया है हरफन मौला कहकर, तो कहीं गलत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सही दिया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैम रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी ये करती हैं, और उसके अलावा ये डांस भी करती हैं, बहुत ही खूबसूरत डांस। और इस उम्र में आकर लोग बाग रिटायरमेंट ले लेते हैं लेकिन आप जिस तरह से डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह करती हैं, उससे लगता नहीं है कि आपने मतलब इस तरह से आप सोचा भी होगा कभी, और देखने वाले सोचते होंगे कि अभी अभी डांस शुरू ही किया है। तो वाकई में इनके साथ और भी काफी कुछ जुड़ा हुआ है, और धीरे धीरे हम लोग इस पॉडकास्ट में इनसे पूछते जाएंगे, कुरेदते जाएंगे, और जानते रहेंगे कि और क्या क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ओरे शंभू रंगीला है, शंभू रंगीला, जो अभी आप गुनगुना रहे थे उसी से। रंगीला
शंभो गौरालेर पधारो प्यारा पावड़ा, हे जी हासा प्यारा पावड़ा, रंगीला शंभो गौरालेर पधारो प्यारा पावड़ा। ये जो गीत है ये तमाशा शैली में जो है परफॉर्मेंसेस होती हैं दिलीप भट्ट जी की, उसमें ये उनके द्वारा गाया जाता अच्छा, है। ये अभी उनके द्वारा रंगीला शंभू अभी उन्होंने परफॉर्म भी किया अच्छा था कुछ अच्छा, दिनों बट पहले। आपको मैं बता दूं कि हमारा एक नाट्य निकेतन ग्रुप रहा है, जी जी बहुत ही फेमस। राजस्थान को हमने रिप्रेजेंट किया है बहुत पूरे देश में, जी राजस्थान टूरिज्म के द्वारा। उसमें सबसे पहला ओपनिंग हम इसी से करते थे, बहुत और ये बात है 80s की, तो ये हम कहेंगे कि हमने पहले किया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया और हमने उसको परफॉर्म किया। उसमें बहुत अच्छा वो रहा। और उसके पहले भी कौशल भार्गव जी का एक ग्रुप चलता था, श्रुति मंडल, जिसमें हम लोग काम करते थे, हम आर्टिस्ट थे उसमें। उसमें भी हम रंगीला शंभू से ही शुरुआत करते थे। तो ये काफ़ी पुरानी पारंपरिक रचना है और क्लासिकल बेस है, राजस्थानी है, तो मुझे बहुत पसंद है और अच्छा लगता है इसको करें हम। और मुझे अच्छा लगा दिलीप भट्ट जी भी इसको कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है। परफॉर्मिंग आर्ट की कई विधाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो ये मतलब क्या आपने पहले से सोच रखा था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है पूरी तरह से, या आपको ये विरासत में मिला है? कुछ तो विरासत में मिला है, कुछ गॉड गिफ्ट है, और बहुत कुछ हमारी मेहनत है। दूसरी बात यह है कि मेरे पेरेंट्स, जिस घर में मैं परिवार में पैदा हुई जी, मेरी दादी खुद, मेरे पिता खुद एजुकेशन से संबंधित हैं, यानी कि उनके स्कूल थे जी। तो स्कूल में होने के साथ साथ, शिक्षा से संबंधित होने के साथ साथ उन्होंने कला को बहुत महत्व दिया जी, क्योंकि स्कूल एक सिंपल स्कूल नहीं था, एक समझिए गुरुकुल की तरह स्कूल है हमारा, और उसमें कला को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने अपने स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट किया, जब वो जयपुर में नए नए आए, इस्टेब्लिश होने के लिए देख रहे थे जी। श्री कुंदन लाल जी गुरु जी भी उसमें से एक नाम है, श्री जुगल जी भी एक नाम है। ये हैप्पी स्कूल में, बाल निकेतन हैप्पी स्कूल में इन्होंने जॉब किया जी। तो उस परिवार में मैं पैदा हुई जहाँ पे कला को बहुत मान सम्मान और इज्जत से देखा जाता था। तो मैंने बचपन से ही इस चीज़ को एक घुट्टी की तरह ले लिया। मुझे ऐसा कहते हैं कि जब मैं रोती थी तो मेरे दादी और ये सब लोग डांस करते थे और गुड़क करके दूध पिला देते थे। तो मुझे शायद वो कहते हैं कि गुट्टी में पिला दिया गया कि कला और नृत्य और म्यूजिक ये तो हमारी जिंदगी में अदम्य हिस्सा है। ग्रेट। अच्छा, अब आप सिंगिंग भी करते हैं, बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़ है, और साथ ही साथ आप डांस परफॉर्मेंसेस भी करती हैं, और शायद कोरियोग्राफी भी आप करते हैं। जी जी, मैं कोरियोग्राफर हूँ। तो कोरियोग्राफी कैसे, क्यों, कहीं से कोई प्रेरणा मिली या? जो हमारा ग्रुप था नाट्य निकेतन, उसमें मैं सबसे बड़ी हुआ करती थी, बड़ी बहन। वो हमारे एक तरह का परिवार का ग्रुप था जी। तो मेरा पूरा परिवार ही था उसमें, जो कि मेरे अनाउंसमेंट मेरे फादर किया करते थे, एक मेरे कजिन हैं वो किया करते थे, और हम 2 लेडीज, घर की बड़ी लेडीज थी, वो पीछे से ड्रेसिंग रूम को संभाला करती थी, हम सबकी ड्रेस रेडी किया करती थी, क्रम वाइज लगा के कौन से डांस के बाद कौन सा क्रम है। मेरी मदर लिस्ट बनाया करती थी किसके बाद कौन सी परफॉर्मेंस आएगी। मेरी मदर हारमोनियम प्ले करके गाती थी। मेरे मामा बिंदु भटनागर, जो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी जाने जाते हैं, जयपुर के सब जानते हैं उनको, कलाकार, वो मेकअप किया करते थे हमारा, और वो ढोलक बजाते थे, और बहुत ही अच्छा मोहम्मद रफ़ी स्टाइल की उनकी आवाज़ थी, वो गाया करते थे। और मेरे एक और ब्रदर है अन्नी दादा, वो हारमोनियम बजाया करते थे। मेरी छोटी सिस्टर अनुराधा, मेरी और कजिन्स हैं आशा, नीभा, निशा, बहुत सारी सिस्टर्स थे, हम सब लोग मिलके डांस परफॉर्मेंस किया करते थे। तो कहने का मतलब है पूरा परिवार ही था हमारा जो हम ग्रुप चलाते थे। हमारे यहाँ कोई बाहर से नहीं आता था, इक्का दुक्का क्लोज फ्रेंड्स को छोड़ के। तो एक पारिवारिक माहौल में हम बढ़ते गए और हमें बहुत सपोर्ट मिला फैमिली का, और हमने उस चीज़ को सीखा। और जब सीख रहे थे तो देखा कि कैसे सिखाया जाता है जी। जब टीचर्स हमें सिखाने आते थे तो हम सीखते थे कि वो सिखा कैसे रहे हैं, हाउ दे आर टीचिंग अस। तो धीरे धीरे शायद अननोइंगली वो हमने सीख लिया कि कैसे सिखाना है। और चूंकि मैं बड़ी थी तो मैं अपने
छोटी बहनों को और छोटे जो जूनियर्स थे उनको सिखाने लगी, तो जी धीरे धीरे ये कला ऑटोमेटिकली डेवलप होती गई। जी और बाद में एक मेरी सहेली थी, उसने बोला कि क्या तुम मेरी शादी में मुझे डांस सिखाओगी? तो मैंने बोला कि हमने कभी इस तरह के डांस किए नहीं थे, क्योंकि हम हमेशा फोक डांस, राजस्थानी फोक डांस, पंजाबी, गुजराती या सेमी क्लासिकल, कथक बेस में जो होते थे वो करते थे। तो पहली बार मैंने उसकी शादी में डांस सिखाया जी और बहुत अच्छे डांस सिखाए, लोगों को बहुत पसंद आए, बहुत तारीफ हुई। तब मुझे लगा अरे वाह, ये तो मैं सिखा सकती हूँ, बड़ा आसान है। तो मैंने, क्योंकि मेरा कथक बेस है और फोक बेस है, तो मैंने उसको, जब आपको कथक आता है, आपको फुटवर्क आता है, आपको भाव भंगिमा आती है, आपको बॉडी पोस्चर आता है, तो आप डांस सिखा सकते हैं। कंटेम्प्रेरी में ये बहुत आम चीज़ है। तो फिर मैं जब सिखाने लगी तो उसके बाद तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं जयपुर की फर्स्ट लेडी कोरियोग्राफर हूँ, जो मैं अपनी शादी से पहले से लेडी संगीत के डांस सिखाने लगी थी। स्टेज तो करते ही थे हम, वो हमारा एक अलग हिस्सा था, पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, घर की महिलाओं को, बच्चों को डांस सिखाना, ये मैंने 80s में ही शुरू कर दिया था, वेरी लॉन्ग बैक। और अच्छा ये लगा क्योंकि फिर शादी हुई मेरी आर्मी ऑफिसर से। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी मैं लकी रही कि आर्मी ऑफिसर से शादी हुई। लकी क्यों रही? क्योंकि जहाँ भी मेरी शादी की बात चलती थी, मैंने ये आपको बता रही हूँ, उस जमाने की, आज के जमाने की बात अलग है। मेरी शादी हुई थी 85 में जी। जब भी मेरी शादी की बात चलती थी तो हर परिवार में कहते थे नहीं, हमारी बहू डांस नहीं करेगी। और ये तो मतलब ऐसा था कि आप मुझसे बोलो पानी का ग्लास मत पियो, ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं मीरा हूँ जो बचपन से इसी माहौल में पली बड़ी है और उसको बोल दो कि डांस मत करो। ये तो मतलब एक तरह से फांसी लगा दिया, वो वाली स्थिति थी। मतलब कृष्ण भक्ति वाली मीरा बन गई यहाँ। बिल्कुल नहीं, मैं हो नहीं सकता था कि मैं ऐसा ना करूँ। तो वो हर जगह रिश्ते हमारे सूट ही नहीं किए हमको जी। फिर एक फैमिली रिलेशन के थ्रू एक रिश्ता आया, जो अब मेरी ननद है, बड़ी ननद है। उन्होंने हमारा रिश्ता ऑफर किया, मेरे फादर को बताया, और आर्मी ऑफिसर होने के मतलब नाते मेरे हस्बैंड सो ओपन माइंडेड, मेरी मदर इन लॉ इतनी खुश हुई कि मेरी बहू आर्टिस्ट आ रही है। तो उस परिवार ने मेरी कला को सराहा जी। और उसके कारण मैं आर्मी में डांस करती रही। जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर आते थे, जनरल्स आते थे, उनके लिए हम लेडीज प्रोग्राम तैयार करते थे, उनको मैं सिखाती थी, मैं खुद परफॉर्म करती थी। हमारे जितने भी लेडीज गेट टुगेदर होते थे उसमें मुझे आगे लिया जाता था। और मतलब जहाँ भी मैं पहुँचते थे, हमारी जहाँ भी पोस्टिंग आती थी, उसके पहले वो सूचना पहुँच जाती थी कि मिसेस सक्सेना इज़ ए वेरी गुड कोरियोग्राफर एंड डांसर। तो हमें हाथों हाथ लिया जाता था, उसकी बहुत कदर होती थी। तो इन दैट वे आई एम वेरी लकी कि आर्मी ऑफिसर से शादी हुई। अभी जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप राजस्थानी फोक डांस भी करती हैं और साथ ही साथ जो है गुजराती फोक डांस भी आप करती हैं जी। तो राजस्थानी का तो चलो समझ में आता है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थानी में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये गुजराती फोक डांस आपने कैसे सीखा और क्या प्रोसेस रहा है, सीखने की क्यों सोची आपने? आपको जैसे मैंने बताया कि हमारा डांस ग्रुप था नाट्य निकेतन, तो उसमें जब परफॉर्मेंस करते थे तो सिर्फ राजस्थानी डांस तो नहीं कर सकते। आपको स्टेज को, पब्लिक को दिखाना है, तो उसमें अलग अलग वैरायटी के कुछ ऐड तो करने होंगे। तो उसमें हम पंजाबी गिद्दा भी करते थे और राजस्थानी गरबा भी करते थे और डांडिया भी करते थे। ग्रेट। और जयपुर के तो, राजस्थान के तो हम सारी वैरायटी करते थे, अलग अलग जिला के हिसाब से। तो उसमें हम डांडिया भी, उसमें हर तरह के जो गिंदड़ डांस है वो भी करते थे, घूमर भी करते थे, गणगौर भी करते थे, हर एक फेस्टिवल के डांस करते थे। तो वैरायटी ऑफ डांस प्रोग्राम होता था, नॉट कुछ लिमिटेड नहीं था, अपार थे, अनलिमिटेड। जितना आप सीखो और अगली बार वो परफॉर्म करना है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, मेरे पिता श्री देवेंद्र कुमार विद्यार्थी, जो अब नहीं है, पर उनका बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस थे वो। मतलब मुझे याद है, हम लोग रिहर्सल किया करते थे हर संडे को हमारे त्रिपुरा बाजार में, हैप्पी स्कूल में, चौक में। और कालबेलिया लोग वहाँ से निकल रहे थे। उस जमाने में ये गुलाबो वगैरह नहीं थे, उस पुराने जमाने की बात है। तो कालबेलिया वो आपको पता है बजाते हुए निकलते थे। तो उन्होंने उनको रोका और अंदर बुला लिया और अंदर कहा परफॉर्म करो। और हम सबको बोल दिया इनके स्टेप्स देखो, और हर लड़की इनसे एक एक स्टेप सीख के याद रखेगी कि इन्होंने क्या किया है। ग्रेट। तो हमें ऐसे भी सिखा दिया उन्होंने, खेल खेल में, और हम सब देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट हम सीख रहे हैं।
कि इनकी क्या मूवमेंट्स हैं, ये कैसे करते हैं, ये पैर कैसे चलाते हैं, इनका हिप मूवमेंट क्या है, कमर कैसे लचकाते हैं। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा थी। जी, अगर जी, हम मतलब कहीं भी जाते थे तो हम ये सोच के जाते थे कि हमें कुछ सीख के आना है वहाँ से, और हमारे लिए बहुत अच्छे-अच्छे गुरु उन्होंने हमें उपलब्ध कराए। मेरे को मणिपुरी डांस भी सिखवाया मेरे फादर ने। जी, तो वनस्थली में एक शिक्षक थे जो मणिपुरी डांस टीचर थे। जी, उनको उन्होंने स्पेशली 3 महीने के लिए जयपुर रखा, और जयपुर में वो मुझे रोज मणिपुरी डांस सिखाते थे। 3 महीने के बाद मैंने उनके लिए 2 परफॉर्मेंस की थी। जी, एक उनका महारास और एक उनका जो लोकल डांस होता है वो। तो वो भी मैंने सीखा। तो हमने सीखने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरह के डांस हमने सीखे। और गाना मैंने अलग से नहीं सीखा, पर मैं कहूँगी कि डांस के साथ-साथ मेरा गाना डेवलप होता गया। क्योंकि जी, जितने भी ताल, लय, सुर हैं, जो हम 24 घंटे सुनते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो आ जाएगा। जी, तो वो मैंने उस तरह से सीखा। ग्रेट। अब आपकी जो रंगमंच की यात्रा शुरू हुई, या अभी हाल ही में आपका एक नाटक भी देखा था जिसमें मैंने आपको देखा है, डंडा हाथ में है, पुलिस की वर्दी में आप हैं। जी। तो क्या घर पे भी ऐसा रौब जमाने की कोशिश करते हैं आप? देखिए, हर पत्नी बदनाम है इस बारे में। चाहे पत्नी कुछ करे ना करे, पर हर पति कहता है ओहो बहुत रौब चलाती है। और मेरे साथ तो ये भी है कि मैं तो स्कूल में प्रिंसिपल रही हूँ। जी, मैं तो वो स्कूल डंडा तो वहाँ भी होता था। तो मैं तब भी सुनती थी घर में प्रिंसिपलशिप मत करो। अरे भाई तो ये तो मजाक की बात है, बट ठीक है, जहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, जहाँ तो वो हमने अपनी जॉब से वो भी हमारे में आत्मसात हो चुका है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आएगा। अच्छा, जैसे आप रंगमंच से भी रहे हैं, डांस भी आप करते थे, सिंगिंग सिंगिंग का आपने बताया नहीं, सिंगिंग आपने कहाँ से सीखी? सिंगिंग सर मैंने वैसे ही सीखी, गाने गाते गाते, डांस करते करते। जैसे अब मान लीजिए हम लोग गाना विधिवत कोई इसकी शिक्षा नहीं ली? विधिवत मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी नहीं सीखी, क्योंकि मदन मोहन जी सिद्ध हमारे जयपुर के बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं। वो हमारे हैप्पी स्कूल में गुरु थे, संगीत गुरु। तो उनसे जितनी भी रचनाएं हमने सीखी बाल्यकाल में, वो सब किसी न किसी राग पे आधारित थी। तो वो रागें हमने अपने आप ऑटोमेटिक सीख ली, हर राग। तो वो उस तरह से हमने बचपन से शिक्षा शुरू कर ली। बाद में लेटर ऑन मेरी सिस्टर है अनुराधा, उसने एमए म्यूजिक किया है वोकल में। तो वो जितना भी रियाज करती थी वो सारे छोटे ख्याल हम गाते थे, क्योंकि उसको हमें डांस करना होता था। मतलब फीस एक की लगती थी और दो दो तीन तीन जने सीख लेते थे। अब माहौल ही घर का माहौल संगीत में था ना। नृत्य और संगीत से अलग हो ही नहीं सकते थे हम, जुदा नहीं हो सकते थे उससे। ग्रेट। तो बड़ा आनंद था उसमें। तो जितने भी छोटे ख्याल है, हरी कन्हैया मैं तो हारी हारी, बरजोरी ना करो मोसे मुरारी, हरी कन्हैया मैं तो हारी हारी। इस तरह के जो छोटे ख्याल, बड़ा ख्याल तो मैं नहीं गाती थी, पर छोटे ख्याल में हर एक राग, जिसने भी जो 2 साल उसने सीखा, वो हर एक राग के छोटे ख्याल मुझे आते थे। और क्योंकि वो छोटे ख्याल इतने खूबसूरत होते हैं जी। एक मुखड़ा और एक अंतरा, उसमें नृत्य करने में बड़ा मजा आता था हम लोगों को। तो हम नृत्य करते थे उस पे, और जब आप नृत्य करोगे तो वो गाना तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। वैसे दिल तो कर रहा है कि आपसे कुछ एक ख्याल और गीत वगैरह सुनी ले, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है आपके बारे में जानना जी। आपकी जीवन यात्रा से, आपके अनुभवों से हमारे देश के युवाओं को कुछ प्रेरणा मिल सके, वही हमारा मकसद है। मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज है, लेकिन बीच बीच में आपसे गाने सुनते रहेंगे जो थोड़ा सा माहौल बना रहे। अच्छा, रंगमंच की शुरुआत जो है वो आपकी किस तरह से हुई? कैसे आपने थिएटर स्टार्ट किया, एक्टिंग को अपना कैरियर बनाने की कोशिश की या नहीं की? जी देखिए, रंगमंच की पारी भी मैंने बचपन में शुरू कर दी थी। जी जी, एक नाटक हुआ था वतन परस्त जी, कश्मीर मुद्दे को लेके था वो। जी जी जी, मुझे स्टोरी तो पूरी याद नहीं है। 1990 वाला जो मामला हुआ था उसको लेकर। मैं मेरे बचपन की बता रही हूँ कि मैं तो बहुत छोटी थी, आई थिंक 1970 की करीब की बात है ये। ओके। हाँ, 70 के करीब। जी जी, 1970 के 60 बॉर्न हूँ मैं।
तो 10 साल की तो थी मैं तब मेरा नाटक हुआ था वो। और मैं बहुत छोटी थी और मेरी एक कजिन है पुष्पा सक्सेना, मेरी मौसी की लड़की, वो उसमें बड़ी आपा बनी थी मेरी, और मैंने उनकी छोटी बहन का रोल किया था। मेरे कुछ 4-5 डायलॉग थे, पर हमने कश्मीरी वेशभूषा पहनी थी, कश्मीरी वो सब लगा के, कश्मीरी बड़ी बड़ी बालियां पहन के। और वो नाटक मेरा पहला नाटक था, वतन परस्त जी। उसके बाद मैंने अपने ड्यूरिंग स्कूल और कॉलेज टाइम में मैंने बहुत नाटक किए। एक हमारे एमए, जब मैं एमए कर रही थी उस वक्त एक नाटक हुआ था इडिपस जी जी जी। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स पे आधारित था। उसमें संजीव श्रीवास्तव जो आजकल एक बहुत नामी हस्ती हैं मीडिया में, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरे अगेंस्ट उसमें रोल में थे, जो इडिपस बने थे जी जी। और मैं उनकी क्वीन बनी थी, जो आपको स्टोरी पता ही होगी इडिपस की। क्वीन तो आप आज भी हैं। तो वो नाटक हम यहाँ यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है, ड्रामा डिपार्टमेंट, उस स्टेज पे हमने परफॉर्म किया था वो, और काफ़ी मेहनत की थी हमने, करीब 1-2 महीने हमने प्रैक्टिस की थी उसकी। वो मेरा नाटक बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत अच्छा शो हुआ था जी। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जो आज बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं उसमें, वो उस नाटक में थे। हम कभी कभी अभी भी मिल लेते हैं तो अच्छा लगता है, उन दिनों को याद कर लेते हैं जी। फिर मैंने स्कूल में, जब मैं स्कूल में थी, आपको मैं बताऊं, मैंने शुरू से, क्योंकि मेरे पिता टीचिंग में रहे, उनका स्कूल था, तो उनकी ये भावना थी कि मेरी बेटियां पढ़ लिख के इस लायक बने, जो आज मैं अपनी बच्चियों को कहती हूँ या अपनी हजारों बेटियों को कहती हूँ कि बेटा इस लायक बनो कि आपको अपने पैरों पे खड़े होना पड़ेगा जी। किसी के ऊपर आप आश्रित नहीं रहना है, आपको किसी पे आश्रित नहीं रहना है, आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर आश्रित रहना है, यानी कि आप इकोनॉमिकली साउंड बनो। तो मेरे पिताजी ने मुझे बीएड करने के लिए जोड़ दिया, हालांकि मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं बीएड करूं, मगर उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया। उस ज़माने में ऐसे रोल मतलब नंबर से आ जाता था कि भाई आपने कितने परसेंटेज ली, उसके अकॉर्डिंग नंबर आता था, आज के हिसाब से नहीं था। तो मेरा पारिक कॉलेज में नंबर आ गया और मैंने बीएड उनके हिसाब से करना पड़ा मुझे। तो मज़ा तो आया, पढ़ाई करने में तो अच्छा ही लगता था। एमए के बाद मैंने बीएड कर लिया। उसके बाद सच में मेरा वो बीएड बहुत काम आया थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि हमारे हस्बैंड आर्मी वाले बहुत 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 बिजी रहते थे, बहुत बिजी। तो जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल गोइंग नहीं थे, तो मैं बच्चों में लगी रही। मेरे 2 बेटे हैं, पुलकित और सुरभित, अब दोनों शादीशुदा हैं, उनकी दोनों की वाइफ्स हैं, बड़ी अच्छी प्यारी सी बहू है मेरी, जिनको मैं अपनी बेटियां ही मानती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बेटी नहीं थी तो हम वेट करते थे कि बहू आए तो हम उनको बेटी की तरह प्यार दें। अभी आपने कहा कि आपकी बेटियां, तो फिर आपने ये भी कहा मेरी हजारों बेटियां। हाँ, हजारों बेटियां मेरी एजुकेशन वाली बेटियां हैं, ग्रेट, जिनको मैंने पढ़ाया और जिनको मैंने सिर्फ ना पढ़ाया बल्कि उनको जिंदगी की पढ़ाई पढ़ाई। यानी वो आपके लिए सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थी, आपकी बेटियां थी। वो मेरी बेटियां हैं, सॉरी, यस हैं, और आज भी हैं, और आज भी फोन करती हैं, टच में रहती हैं, और कोई मुझे सूचना देता है मैम हम ये बन गए, मैम हम वो बन गए, मुझे फक्र होता है उन पे कि मेरी बेटियों ने आज वो मुकाम हासिल किए हैं, जो मैं एक उनको सोच देना चाहती थी कि आप बेटा आपको कुछ करना है, सिर्फ पढ़ाई करके शादी नहीं करनी है कि हमने बीए कर लिया अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, नो, ये एम नहीं है लाइफ का। तो मेरे फादर ने जब मुझे बीएड कराया, और मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, जब तक बच्चे, मैंने आपको बताया, बच्चे स्कूल गोइंग नहीं थे, तो मैंने पूरा मातृत्व धर्म निभाया। उनको बहुत मज़ा आता था, बच्चों को पालने में बहुत मज़ा आता है माँ को, बच्चों के साथ खेलने में, उनके साथ ग्रो होने में। बच्चे हमें भी बड़ा करते हैं, और मेरा छोटा बेटा आज भी कहता है कि माँ आपको हम ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आज भी हमें वो शिक्षा देते हैं। तो उसके बाद मैंने बीएड किया था, तो इसी कारण मुझे आर्मी स्कूल्स में, सेंट्रल स्कूल में बड़े आराम से जॉब मिल जाती थी जी। उसका एक कारण और था कि मैंने कथक में भी डिग्री ली हुई थी, राजस्थान संगीत संस्थान से, कथक भातखंडे से। ठीक है जी, तो भातखंडे से। तो कथक के कारण मुझे, जनरली मैं हिंदी में एमए हूँ, हिंदी साहित्य से मुझे बहुत लगाव रहा है जी। तो आर्मी स्कूल और सेंट्रल स्कूल में हिंदी टीचर के लिए उनको खास जरूरत नहीं पड़ती थी, पर कथक देखते ही वो बोलते थे मैडम कल से ज्वाइन कर लीजिए। ग्रेट। और मैंने जहाँ भी जॉब किया, पब्लिक स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में, आर्मी स्कूल में, हर जगह मैंने एज ए डांस टीचर, मतलब हिंदी तो पढ़ाती थी मैं जूनियर क्लास में, मगर बेसिकली मेरा काम था डांस टीचर। तो मैंने उनके स्कूल के एनुअल फंक्शन तैयार कराना, उनके प्रोग्राम तैयार करवाना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में बच्चे तैयार करवाना, टीचर्स डे में टीचर्स को तैयार करवाना, ये सब काम मैंने थ्रू आउट द लाइफ किए आर्मी में रहते रहते। तो आपकी शादी में किसने की थी कोरियोग्राफी? मेरी शादी के टाइम तो कोरियोग्राफी होती ही नहीं थी, डांस भी नहीं करते, स्टेज संगीत नहीं होता था, वही ढोलकी बजा के हम लोग हॉल में डांस करते थे। तो हम सबने डांस किया था क्योंकि हम सब डांसर्स थे। ग्रेट।
और अच्छा, शादी के बाद आपने सुनिए, एक बड़ी मजेदार बताती हूँ आपको बात। मेरे हस्बैंड आर्मी वाले जी, उनको नहीं पता था कि राजस्थान में और जयपुर में और हमारी फैमिली में क्या सिस्टम है, क्या परंपरा है। तो जब सगाई थी हमारी तो वो आए, तो हमारे बड़ा सा घर में एक हॉल था, उसमें सब महिलाएं सजी धजी, लड़कियां सजी धजी और आर्टिस्ट सारे सब बैठे हुए। और सबको पता था मीरा डांस तो करेगी, मीरा डांसर है, वो तो डांस तो बनता है। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि मीरा डांस करो, तुम्हारा एक डांस तो हम देखना चाहेंगे बेटा। हाँ जरूर, ये तो बल्ले बल्ले खुशी की बात है। तो उस पूरे हॉल में सिर्फ मेरे हस्बैंड अकेले थे, क्योंकि कोई जेंट्स नहीं था, सारी महिलाएं घेरे में थी उनको। और मैंने वहाँ, वो पहले एम्ब्रेसमेंट फील कर रहे थे कि कहाँ फंस गया मैं। फिर मैंने आर्मी वाले वो लड़कियों से, लेडी से थोड़ा सा, उनको ये तो नहीं लग रहा था कि पाकिस्तानियों ने घेर रखा है? ये नहीं लग रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति उन्हीं को पूछ रहा था। तो मैंने वो डांस किया था, कौन सा डांस था, तारा छाई रात। ग्रेट। आओ जी आओ मारे हिवड़े रा पावना, राजस्थानी। तारा छाई रात थाने आया सरसी, थे तो मिजाजी मारे घना मन भावना, थे तो मिजाजी मारे घना मन भावना, मनडेरी प्यास बुझाया सरसी, आओ जी आओ मारे हिवड़े रा पावना। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो ये मैंने अपनी सगाई में डांस किया था, परफॉर्म। वो मेरा फेवरेट नंबर था। वो कैसेट पे किया था। ओके, कैसेट चलते थे उन दिनों, कैसेट पे किया था और बहुत अच्छा लगा था, मजा आया था। मेरे हस्बैंड को आज तक वो गाना बहुत पसंद है, इसीलिए क्योंकि मैंने पहला डांस उनके लिए ये वाला किया था। अच्छा, आपके हस्बैंड ने कभी आपको डांस करने के लिए या थिएटर एक्टिविटीज वगैरह के लिए मना नहीं किया? कभी नहीं, मैं तो आपको इसीलिए बोला, आई एम लकी, आई एम मैरिड टू ए मैरिड आर्मी मैन। कभी भी, एक बार भी? नॉट नेवर। आप सोचिए, आपको मैं बताऊं, अच्छा थिएटर वाली बात तो हमारी रह गई थी। थिएटर की बात यह है कि मैं रिटायरमेंट के बाद प्रॉपरली कनेक्ट हो गई हूँ थिएटर ग्रुप के साथ जयपुर में। वो शुरुआत के थिएटर थे वो अलग है, लेकिन फिर बीच में पूरा ड्यूरेशन जो अपने एजुकेशन में रही मैं, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, मैं थिएटर कर नहीं पाई, टाइम ही नहीं था। थिएटर में टाइम देना पड़ता है, आप जानते हैं, आप खुद थिएटर करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद मैंने रिटायरमेंट के बाद मैं फुल टाइम दे रही हूँ थिएटर को, और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को। ग्रेट जी। तो आपके जो शोज वगैरह होते हैं जी, देखने के लिए आपके हस्बैंड जाते हैं? मेरे हस्बैंड जाते हैं, और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे अपने डायरेक्टर से बात करना, कि मेरे लिए भी कुछ काम हो तो मैं भी ज्वाइन करना चाहूँगा। तो मैंने उनको बोला हाँ व्हाई नॉट। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला एंड उन्होंने वेलकम किया, ये बोला कर्नल साहब आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। और गए तो ये 2 लाइन कर लगे थे, इनको काफ़ी 10 मिनट का प्रोग्राम मिल गया, वो शो मिल गया, तो इनको बहुत अच्छा, इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा शो किया। मैं प्राउड करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को किया। नहीं, आर्मी में रहने के दौरान, ड्यूटी के दौरान जो है, इनका थिएटर स्टार्ट नहीं करवाया आपने? कभी नहीं। आर्मी के टाइम तो हम खुद भी नहीं करते थे ना। आर्मी में तो ये लोग इतने बिजी रहते हैं, आप जानते हैं, आर्मी ऑफिसर के पास टाइम ही नहीं है। मतलब सुबह निकलते हैं, पहले पीटी करने जाते हैं, 2 घंटे की पीटी है, तो हम सो ही रहे होते हैं, फैमिली सोई होती है। उसके बाद वो वापस आते हैं, फटाफट आया 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, वापस भागे, 2 बजे आए, लंच किया जल्दी जल्दी, रेस्ट किया, 4 बजे फिर से भागे, फिर वापस आए, शाम को कोई ना कोई ऑफिशियल या तो अपॉइंटमेंट हो गया या नहीं तो कोई आर्मी ऑफिस की, आपको आर्मी में हमारे यहाँ पार्टीज सोशलाइजिंग के लिए बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है, वहाँ फिर वापस जाए। तो उनके पास ड्यूरिंग द आर्मी टाइम नहीं था ना, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान दिया, ना रुचि, ना मेरे को ध्यान रहा, कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपनी जॉब में लगी रही, अपना काम करती रही, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करती तो फिर मैं घर बैठी बैठी एकदम पक जाती, मुश्किल हो जाता, समय नहीं कटता। क्योंकि क्या करें, आर्मी ऑफिसर तो बहुत बिजी रहते हैं, और कई बार ये आर्मी के कारण आपको पता है, जब ये टेंस एरिया में रहे, डोडा रहे, जब उसमें रहे, फील्ड एरिया में रहे, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। हम फैमिली को टाइम दे पाए, इतना टाइम होता था, फैमिली को टाइम नहीं होता था। बट इसलिए अपनी हॉबी होना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने अपनी बेटियों को, अपनी स्कूल की बच्चियों को हमेशा ये समझाया कि कुछ करो, कुछ बनो, ताकि तुम्हें अपने हाथ ऐसे नहीं रखने पड़े, तुम ऐसे डेंटेबेट बनो। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आपकी बच्चियां जो आप बताती हैं, उनमें से
कितनी बच्चियां डिफेंस में जा चुकी हैं? नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे बच्चियाँ डिफेंस में कोई नहीं गई, क्योंकि बेसिकली मैंने वहाँ गई हूँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अब उनके टच में नहीं हूँ। जहाँ आर्मी स्कूल और सेंट्रल स्कूल में थी मैं, उन बच्चों के मैं अब टच में नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। जी जी। बट जब से मैं जयपुर में आई, जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनको भी सेटल होने की ज़रूरत थी, क्लास सेटल होना पड़ता है, 9th क्लास में आने के बाद स्कूल सेटल होना पड़ता है। तब से फिर हम जयपुर में रहे। 1996 में मैं प्रिंसिपल की तरह मैंने अपॉइंटमेंट लिया बाल निकेतन हैप्पी स्कूल त्रिपुरा बाजार में, और मैंने 17 साल वहाँ जॉब किया। जी। उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ रूल्स आए, जिसमें मैं शिफ्ट हो गई गांव में। जी जी जी। तो बस्सी के पास एक स्कूल है दूधली सुजानपुरा में, बालिका स्कूल, वहाँ मैंने 10 साल जॉब किया 1920 तक। और जयपुर और गांव की बच्चियाँ जो काम कर रही हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। डिफेंस में हमारे यहाँ माहौल नहीं है, जानते हैं मारवाड़ी फैमिलीज में कोई डिफेंस में जाने वाली लड़कियां नहीं है। और गांव की लड़कियां एजुकेशन को लेके जिस तरह की उनकी कम सोच थी, उसको मैंने ब्रॉड किया। उनको मैंने एक ओपन माइंड बनाया उनका, ताकि वो ये सोच पाए कि हमें पढ़ाई करनी है, पहली बात स्कूल रेगुलर आना है, और खाली पढ़ाई करनी नहीं है, हमें अपने माइंड को ओपन करना है, ताकि हम एनवायरनमेंट के साथ, सराउंडिंग के साथ, फैमिलीज के साथ, अपने समाज के साथ जो भी हमें सीखना चाहिए वो सीखते चलें। सीखने की कोई लिमिट नहीं है। जी बिल्कुल। मेरे फादर अपना सरनेम सक्सेना नहीं लगाते थे, विद्यार्थी लगाते थे। जी जी। उनकी ये सोच थी कि ज़िंदगी में हमेशा हर इंसान को एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। जी। स्टूडेंट बनेंगे, हम सीखेंगे, तभी हम आगे किसी को सिखाएंगे। अगर हमने सोच लिया कि ओ हमें सब कुछ आ गया, जी जी जी, तो वो हमारी ज़िंदगी का एंड है। तो मैं ये कभी नहीं कहती कि मुझे सब कुछ आता है। मैं अभी भी सीखने को तैयार हूँ, अभी भी मैं सीखती हूँ। आपके पिताजी नाम के आगे देवेंद्र कुमार विद्यार्थी जो लिखते थे, तो उनके पिताजी के नाम के आगे तो विद्यार्थी नहीं था। हम सब सक्सेना लोग तो मतलब विद्यार्थी जो है उन्होंने खुद ही अपने नाम के आगे उपनाम रखा था। जी। वो लिखते भी थे, कविता भी लिखते थे वो। जी, तो अपना उपनाम उन्होंने विद्यार्थी रखा था। मेरी मदर भी जयपुर की काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रही हैं जी। अभी पेरेंट्स दोनों ही नहीं हैं, मगर उनके कारण हमें आज भी लोग जानते हैं जी। और एक समय वो भी था जब पेरेंट्स हम पे फक्र करते थे और कहते थे कि तुम्हारे कारण हमें आज कहा जाता है कि मीरा के पेरेंट्स से तो हमें फक्र होता है। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमने अपने पेरेंट्स का नाम रखा, और आज भी हमें उस बारे में खुशी होती है सुन के, जब लोग कहते हैं अच्छा मीरा हैप्पी स्कूल वाली विद्यार्थी जी की बेटी हो, तो बहुत अच्छा लगता है सोच के कि हमने अपने पेरेंट्स के इज़्ज़त को आगे बढ़ाया है। तो मेरी मदर के बारे में आपको बात बताऊं, उन्होंने चेतना स्पेशल स्कूल रन किया था तिलक नगर में। जी जी जी। और स्पेशल बच्चों के लिए था वो, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल था। और उसी वक्त हमारा हैप्पी स्कूल की एक ब्रांच भी चलती थी साथ में उसी बिल्डिंग में, तो हमने इंटीग्रेटेड स्कूल चलाया। उनकी ये सोच थी कि जब सामान्य बच्चों के साथ मंदबुद्धि बच्चे रहेंगे तो वो मिल के ज़्यादा जल्दी ठीक होंगे, ग्रो करेंगे, समझदार बनेंगे, समझेंगे। तो उस वक्त मैं तिलक नगर हैप्पी स्कूल में संभालती थी हैप्पी स्कूल को, और उस स्कूल के साथ मैं मंदबुद्धि बच्चों को भी संभालती थी। उन बच्चों को मिला के एक्टिविटी कराना, उन बच्चों को आपस में मेल जोल करके आगे बढ़ाना, उनको खेल खिलवाना, उनको एक्टिविटी के साथ साथ उनको डांस सिखाना, और डांस भी इस तरह कि उनको पूरा स्टेज परफॉर्मेंस किया जाए। जी जी जी। उस तरह का लेवल पे हम उनको डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते थे बच्चों को। तो मंदबुद्धि बच्चे भी कोई मंदबुद्धि नहीं थे, वो हमें पूरे प्यार से फॉलो करते थे। वो इतने अच्छे बच्चे होते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं, इतने मेहनती होते हैं, फिजिकली वो थकते ही नहीं है। हम थक जाएं पर वो नहीं थकते। बिल्कुल। तो उन बच्चों के साथ भी मैंने करीब 8-10 साल काम किया, तो वो भी मेरी एक अचीवमेंट था। मुझे उनके साथ मैंने भी तो सीखा कि ज़िंदगी की, उनके पेरेंट्स के साथ सीखा कि ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे इस तरह के हैं वो कैसे अपने बच्चों के साथ रहते हैं। हमने उनको सिखाया कि अपने बच्चों को कैसे डील करना है आपको, ताकि बच्चे के साथ आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। इसी तरह मैं आपको बताऊं, जब मैं गांव में चली गई जी, वो मेरा एक बहुत ही अनोखा अनुभव था, जो मुझे मेरी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन माइलस्टोन साबित हुआ मेरे लिए। मैं अपनी टीचिंग कहूँगी, मैंने टीच किया वो तो अलग बात है, पर उनसे मैंने क्या सीखा। ग्रेट। देखिए मेरी जॉब लगी बस्सी के आगे 4 किलोमीटर आगे सुजानपुरा जी।
गांव का स्कूल, गांव का माहौल, गवर्नमेंट स्कूल, जो कि मैंने जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी कि मैं वहां पहुंच जाऊंगी, और मैं वहां पहुंच गई। जब मैं गई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सिर पकड़ के बैठ गई कि मैं, ऐसा था ना कि ऊपर से खजूर से अटके और जमीन पे भी नहीं गिरे, टपक गए बीच में ही, वैसी हालत हो गई। आसमान से गिरे खजूर पे अटक गए, वो वाली बात, त्रिशंकु वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल। तो हुआ क्या कि मैं वहां जब पहुंची तो नो बाउंड्री वॉल, मतलब आधी जगह की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। जितने क्लासरूम से डबल कक्षाएं हैं, तो बच्चे बैठ नहीं सकते। टीचर भी हाफ है, अगर 10th क्लास है तो 5 टीचर्स हैं। आपको लाइटिंग नहीं है, नो लाइट कनेक्शन, टॉयलेट नहीं है जी। बच्चे स्कूल आते नहीं हैं, बच्चे आते हैं तो ऐसे आते हैं कि किसी की एक चप्पल टूटी हुई है, किसी की चप्पल मम्मी की पहनी हुई है, किसी की शर्ट में बटन ही नहीं है, मतलब किसी की नाक बहरी है, बाल ऐसे, मतलब आप टच नहीं कर सकते, मतलब बड़ी ऑड सी स्थिति में है। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें जी। बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, फर्नीचर नहीं है स्कूल में। तो जब मैं राउंड पे जाती थी तो बच्चे लड़कियां ऐसे बैठ के और यहाँ लिखती थी, तो मैं उनका ये पोस्चर देख के, जब जमीन पे बैठ के ऐसे लिखती थी तो मुझे लगता था कि इनका पोस्चर खराब हो जाएगा। ये क्या तरीका है लिखने का, इनके पास एक डेस्क होनी चाहिए, इनको तरीके से कमर सीधी करके लिखना चाहिए। जी। और चूंकि मैंने प्राइवेट स्कूल में काम किया था 17-18 साल, तो मैं उसी लेवल पे सोचती थी। मैं गवर्नमेंट लेवल पे या काम नहीं करेंगे लेवल पे नहीं सोच सकती थी, क्योंकि मेरे जहन में था ही नहीं वो। बचपन से माता पिता को, दादी को काम करते देखा था जी। उसी वे में मैंने काम किया था, तो मैं उस सबको चेंज कैसे कर सकती हूँ कि मैं गांव में चली गई अब तो आराम से बैठ जाऊँ? नो, ये मेरे फितरत में ही नहीं है जी। तो मैं राउंड लेते लेते ये सोचती थी इनका कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए जी। फिर आप बिलीव करेंगे, मैंने 5 जब टीचर्स देखी तो 6ठी टीचर मैं बन गई। ग्रेट। अगले दिन से मैंने 6 to 10th की क्लास हिंदी लेनी शुरू कर दी, जबकि आप प्रिंसिपल थे? जबकि मैं प्रिंसिपल थी। मैं चाहती तो नहीं जाती, पर मैंने बोला नहीं, यहाँ टीचर ऑलरेडी कम है, तो 6 to 10th की हिंदी तो मैं लूंगी, मेरे क्लास में लिख दो, टाइम टेबल बना दो, मैं लिखूंगी। साथ ही क्योंकि मेरा बाल निकेतन हैप्पी स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल था, तो मुझे क्लास नर्सरी टू प्रेप के बच्चों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता था जी। उनको कविताओं के माध्यम से कैसे गिनती सिखानी है, उनको रंग भेद कैसे करना है, उनको साउंड कैसे सिखानी है, मतलब ये सब कविता, कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, ये चीज़ें मुझे भी ऑलरेडी आती थी क्योंकि मॉन्टेसरी स्कूल से आई थी मैं। तो मैंने क्लास 1 to 5 के बच्चों को भी खूब अटेंड किया अच्छी तरह। ग्रेट। बच्चों को मैंने लिखना सिखाया, राइटिंग, कर्सिव राइटिंग। क्लास 3 के बच्चे मेरे 2 साल 3 साल की मेहनत के बाद कर्सिव राइटिंग पे आ गए थे। उसके लिए मैंने पहले टीचर्स को ट्रेन किया कि टीचर को सिखाया कि कर्सिव राइटिंग कैसे, क्यों लिखना ज़रूरी है, कैसे राइटिंग सुधरेगी। चलिए, ये तो बाद का स्टेप्स है। पहला स्टेप तो ये है कि बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे, उनको कैसे स्कूल लाया जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरी बात ये थी कि मैं देखती थी कि जब मैं स्कूल में आके बैठी, प्रेयर टाइम हुआ, प्रेयर टाइम में कुछ बच्चे उठ के यहाँ चले गए, कुछ बच्चे वहाँ चले गए, कुछ बच्चे, भाई बच्चे कहाँ गए? मैडम वो दूध लेने गया है, चाय बनाएगा, मैडम वो झाड़ू लगाने गया है, मैडम ये वहाँ गया है। मैं सोचूं भाई ये स्कूल है या क्या है, समझ नहीं आया मेरे को। कुछ बच्चे तो शायद घर का काम भी करते होंगे। नहीं, मम्मी पापा मजदूरी के लिए जाते थे। नहीं, बच्चे ऐसा करते थे, बच्चे ऐसा नहीं, घर पे तो नहीं करते थे, पर वो घर से आते ही नहीं थे क्योंकि मम्मी पापा तो मजदूरी चले गए। अब पीछे से उन पे जिम्मेदारी आ गई कि छोटे भाई बहन को संभालना है, तो बच्चा छोटे भाई बहन संभालेगा या स्कूल आएगा? बिल्कुल। तो स्कूल आते ही नहीं थे, तो हमने उनको अलाउ किया कि आप स्कूल ले आओ बच्चे, छोटे भाई बहन को, पर आप स्कूल आओ। ग्रेट। और क्या करें, तरीका ही नहीं है। एक के साथ एक फ्री, कोई बात नहीं, पर आप बैठो तो सही आके, टीचर पढ़ाएगी तो सही। ग्रेट। फिर उनको मैंने जब कुछ थोड़े बच्चे बड़े थे, जो 8th 9th की लड़कियां थी, वो मुझे बहुत एडमायर करती थी कि मैं माँ बहुत स्मार्ट लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। तो मैंने सोचा कि और आपको चाहिए क्या फिर? नहीं, चाहिए की बात नहीं, मैं उनको समझाती थी कि बेटा आप मुझे अच्छा, बच्चे ऐसे थे कि मैं उनको मदरली फिगर दिखती थी। मैं उनको बहुत प्यार करती थी। नहीं, वही बच्चे इतना प्यार करते हैं, और आपको चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चों का प्यार चाहिए। जब बच्चे मेरी तारीफ करते थे ना, मैंने उसका एक पॉइंट पकड़ लिया। मैंने एक मिरर लगवाया जी। मैंने कहा बेटा इधर आओ, मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? हाँ। मैं भाग करो, मैं उनको हक करती थी, बेटा इधर आओ। मिरर में हम दोनों ऐसे खड़े हो गए। मैंने कहा
आप भी मेरी तरह लग सकते हो, मैं भी आपको बोलूं वाओ अच्छे लग रहे हो, पर कैसे बोलूं, आप तो नहा के नहीं आए, आपके कपड़े तो साफ नहीं है, आपने तो कंघा नहीं किया। तो उनको समझ में आया कि हमको भी तैयार होके आना है, हमको भी नहाना है, हमको भी दातुन करना है। ग्रेट। मतलब आपने जो तारीफ करी उसी तारीफ से उनकी तारीफ करी मैंने, तो ऑटोमेटिकली उन्हें सुधार आने लग उनको गया, एक मोटिवेशन मिल गया। फिर मैंने साबुन रखा, हैंडपंप था, हमारे नल नहीं था, हैंडपंप था, तो साबुन रखा कि हाँ हाथ मुंह धो, जो बच्चे हाथ मुंह धो के नहीं हाथ मुंह धो। हर दिन प्रेयर में मैं जब अपनी, जैसे हम जयपुर में स्कूलों में करते हैं, न्यूज़पेपर होता है, एक कोटेशन होता है, वो सब हम वहाँ पे भी हमने शुरू किया। जयपुर के लोगों की मैंने काफ़ी हेल्प ली, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मैंने डोनेशन के रूप में उनको मैंने बोला कि मेरे स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बना दो। तो एक मेरी फ्रेंड्स थी लॉयंस क्लब की, उन्होंने पूरे स्कूल के बच्चों की लॉयंस क्लब की तरफ से यूनिफॉर्म बना दी, तो सब बच्चों के पास यूनिफॉर्म आ गई। एक मेरी अग्रवाल आंटी हैं, उनकी 50th एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने बोला मेरी तरफ से कुछ ले लो, तो मैंने बोला मेरे बच्चों के पास चप्पल जूते नहीं है, क्या मैं वो ले लूँ? हाँ हाँ ले लो ले लो। तो मैं गई, मैंने होलसेल से कटले से जाके सब बच्चों के लिए, 8th तक के बच्चों के लिए चप्पलें, क्योंकि वहाँ चप्पल उतारनी पड़ती थी, बाद में उन्हें धीरे धीरे फर्नीचर प्रोवाइड करवाया था, पर दरिया थी, तो मैंने कहा चप्पल जूते उतारने में मुश्किल आएगी, तो उनके लिए 5th तक के बच्चों के लिए मैंने चप्पल ली, और उसके ऊपर के बच्चों के लिए सबके लिए शूज उन आंटी की मदद से ले लिए। तो ऐसे मैंने अपने ही लोगों से जो मुझ पे विश्वास करते थे उनसे मैंने मदद मांगी, और अपने स्कूल के बच्चों के लिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा उनको बढ़ावा दिया। साथ में मैं जब क्लास में पढ़ाती थी एज ए हिंदी टीचर, मेरा सब्जेक्ट संस्कृत भी रहा है, तो बाद में मैंने संस्कृत भी पढ़ाई, और पढ़ा के मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का मेरे को बड़ा शौक था। हैप्पी स्कूल में मैं पढ़ा नहीं पाई, क्योंकि मैं यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने हिंदी मीडियम स्कूल था, साथ में मैंने अपने फादर को कन्विंस करके, क्योंकि वो बहुत ही हिंदुत्ववादी थे, बहुत पक्के राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी थे, तो वो कहते थे नो अंग्रेजियत से दूर रहो। हम अंग्रेजियत से दूर है, पर अंग्रेजी मीडियम आज की ज़रूरत है। तो 96 में जब मैं प्रिंसिपल बनी, तो 97 से मैंने इंग्लिश मीडियम की ब्रांच शुरू कर दी थी हैप्पी स्कूल में जी। तो इसके कारण मेरे पास जब दोनों ब्रांचों का काम था, तो मैं टीचिंग नहीं कर पाती थी, खाली एडमिनिस्ट्रेशन में रहती थी। पर तब भी मैंने ये सोचा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मैं उस लेवल पे जाऊं। हमारा स्कूल बेशक 4 दीवारी के भीतर है, ओल्ड जयपुर में है जी। पर मैं अपना, क्योंकि मैंने आर्मी स्कूल, सेंट्रल स्कूल में जॉब किया था, मेरे सराउंडिंग में जो लोग थे वो बच्चे विद्याश्रम स्कूल, SMS स्कूल यहाँ पढ़ा करते थे, तो मेरे अपने स्कूल के बच्चों को मुझे सोच के इस बार वहाँ ले जाना था। तो शहर के स्कूल के बच्चों को भी मैं हायर ले जाना चाहती थी जी। और गांव के बच्चों को मैं शहर के स्कूल तक लाना चाहती थी जी। उन बच्चों में ये कुंठा थी कि हम गांव के हैं। मैं उनको बोलती थी नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह रहे हो, और हम आधे लकी है कि हम आधे दिन आपके साथ रह रहे हैं। ग्रेट। तो आप तो बहुत अच्छे हो, आप खुली हवा में रह रहे हो। उन बच्चों को मैंने मोटिवेट बहुत किया, अपनी इतनी स्टोरी सुनाई मैंने उनको। मतलब जब आप पढ़ाते हो ना एज ए टीचर, जब कोई टीचर पढ़ाता है जी। तो हिंदी का टीचर, संस्कृत का टीचर या इंग्लिश का टीचर, जो भी लिटरेचर टीचर है, उसके पास हजारों कहानियां होती हैं जो रिलेवेंट होती हैं। आप कबीर पढ़ा लो, सूर पढ़ा लो, प्रेमचंद पढ़ा लो, जो भी पढ़ा लो, जो भी साहित्यकार पढ़ा लो, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई रिलेवेंट स्टोरी, कोई कृष्ण की स्टोरी, कोई राम की स्टोरी, कोई मोहम्मद साहब की स्टोरी, कोई अकबर और बीरबल की स्टोरी, मजाकिया स्टोरी, कुछ भी हो सकता है। वो सब रिलेवेंट स्टोरी आपको उस वक्त फटाफट याद आती है, सोचना नहीं पड़ता जी, जी, एक टीचर को। और मेरे ये टीचिंग मैंने मेरे फादर से सीखी थी, उनका ये तरीका था। इतना सा पद पढ़ाना मीराबाई का, मगर उसमें 2 घंटे निकल गए 6 लाइन में। तो इतना टाइम तो मैं नहीं लेती थी, क्योंकि कोर्स खत्म कराना होता था, पर मैंने उनको इतनी स्टोरी सुनाई कि वो स्टोरी उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम आती थी। और वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको शर्म आती है, हमको बोले बेटा जब शादी होगी ना तो मेरी याद आएगी कि मैम ने बताया था। तो हंसती थी लड़कियां। आज लड़कियां फोन करके मुझे बोलती हैं मैम आपकी बातें बहुत याद आती हैं, वो गांव की लड़कियां जी। कल ही मेरे पास एक फोन आया कि मैम मैं कल्याण ज्वेलर पे काम करने लग गई हूँ। एक लड़की का फोन आया, मैम मैं MA किया है, BEd किया है, 2-3 लड़कियां BEd कर चुकी हैं जो मेरे टच में है, कितनी कर चुकी हैं वो तो अलग बात है। सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रही हैं, RAS की तैयारी कर रही हैं, और
इसमें पैथ लैब में काम कर रही हैं, नर्स बन गई हैं। वो लड़कियां जिनकी स्थिति मैंने आपको बताई शुरू में कैसी थी, वो लड़कियां जब आज इस मुकाम पे पहुंच गई हैं और जो शादी करके गई हैं वो अपने परिवार को अच्छी तरह संभाल रही हैं, साफ सुथरी, स्मार्ट। उनसे अभी भी जब मैं मिलती हूँ, मुझे उनको देख के लगता नहीं है वो बच्चियां हैं जी। क्या चेंज हो गई पर्सनैलिटी उनकी, अभी इतनी खूबसूरत, इतनी स्मार्ट के आपको नहीं लगेगा ये गांव की लड़कियां हैं, इतनी स्मार्ट लड़कियां हैं। बिल्कुल, आपने उनकी जिंदगी बदल दी, उनकी सोचने का उनका तरीका आपने बदल दिया। कि मैं वो कर पाई, मैं उसका माध्यम बन पाई। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी सोच थी कि मैं अपनी बच्चियों को आगे बढ़ा पाऊँ, और वो आगे बढ़ गई। मैं उनको यही बोलती हूँ, तुम्हारी उन्नति में हमारी उन्नति है, तुम आगे बढ़ते जाओ, हम खुश रहेंगे। ग्रेट। टीचर और माँ बाप दो ही तो होते हैं जो खुश होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बातचीत चल रही थी, आप आपकी बेटियों का जिक्र जब कर रहे थे, तो मैंने महसूस किया कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ मैं, इमोशनल हो रहे थे। कुछ आपकी आंखें कह रही थी अलग, आपके शब्द हालांकि संयम में थे, लेकिन आपकी आंखें जो है वो संयम नहीं रख पा रही थी। सही कह रहे हैं आप। कोई कारण इसके पीछे? कोई कारण तो क्या है, मैं एक कलाकार हूँ, बेसिकली डांसर हूँ, और एजुकेशन से हूँ जी। और एजुकेशन को मैंने आपको बताया जैसे कि मैं किताबी ज्ञान नहीं समझती जी। किताबी ज्ञान के अलावा एजुकेशन बहुत कुछ है जो कि हमारी लाइफ को चेंज करती है। और मैं इसलिए मैं इमोशनल बहुत हूँ। मैं अगर कोई मेरी 12th क्लास की लड़कियों को, बच्चों को मैं विदाई करती थी तो मैं रोती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे लगता था मेरे से बिछुड़ रहा है। यहाँ तो बच्चियों का नाम लेने में आप इमोशनल हो रहे थे, विदाई की कोई बात ही नहीं थी। नहीं, मैं ये विदाई नहीं, मैं स्कूल की फेयरवेल की बात कर रही हूँ। यानी आपको उन बच्चों की बहुत याद आती है? बहुत याद। स्कूल फेयरवेल के टाइम भी मैं रोती थी। एक बात तो प्रिंसिपल, मैं जब स्पीच देती थी जी, और आधी भी नहीं हो पाती थी, मैं रोने लग जाती थी। तो मैं बहुत इमोशनली अटैच होती थी उनसे, क्योंकि इन बच्चों को मैंने अपने बच्चों की तरह समझा जी। मैंने नौकरी को नौकरी नहीं समझा, मैंने एक बहुत शिक्षा जो है ना, शिक्षा देना, एक गुरु बनना, ये हर एक के बस की नहीं है जी। हमें 10 से 5 नौकरी नहीं करनी है, हम क्लरिकल काम नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी, बच्चों की जिंदगी बना रहे हैं। तो मैं अपने स्टाफ को भी यही समझाती थी कि बच्चे हमसे बहुत अपेक्षा रख के आते हैं, बच्चे हमारा मुंह देखते हैं ऐसे करके। आज हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के टीचर से क्या चाहेंगे, वो बच्चे आज हमसे चाहते हैं जी। तो गवर्नमेंट टीचर्स को काम करवाना भी आप जानते हैं टास्क है जी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। अच्छा, आप जब एजुकेशन में थे, आप प्रिंसिपल भी रहे, रंगमंच से भी आप जुड़े रहे, रंगमंच से जो है आपने अपनी पर्सनैलिटी को भी जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। तो आपने, जब आप प्रिंसिपल थे तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि अपने स्कूल में हम थिएटर को भी साथ में इंक्लूड करके चले? जब मैं हिंदी पढ़ाती थी तो हिंदी में एक नाटक के पाठ आते हैं, तो मैं वही नाटक करवा देती थी। ग्रेट। बच्चों को खड़ा करके, आप ये हो, आप ये पात्र हो, ये पात्र हो, ये पात्र हो, 4 पात्र 5 पात्र हैं, सबको पात्र बना दिया, चाहे वो हिस्टोरिकल नाटक हो, चाहे वो कोई भी नाटक हो। अब परफॉर्म करो, और पहले उसको पढ़ो, रीडिंग करो जी। रीडिंग कर लिया, अब नाउ यू कैन परफॉर्म इट। ग्रेट। और गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं गई थी, आपको मैं बताऊं, जो आपने शुरू में एक वर्ड बोला था, हरफन मौला जी। वो हरफन मौला वर्ड मेरे वहां बहुत काम आया। बिल्कुल। कैसे? आपकी पर्सनैलिटी को ये वर्ड बिल्कुल सटीक जाता है। सटीक जाता है ना। आपको वहाँ की बात बताती हूँ। तो वहाँ मैं एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। हाँ। मैं अगले दिन से ही मैं टीचर भी बन गई जी। पढ़ाने लगी और पूरे टाइम पढ़ाती थी जी। इंटरवल में बैठ के या शुरू के टाइम में बैठ के अपना काम करती थी, बाकी टाइम मैं पढ़ाती थी जी। वहाँ पीटीआई नहीं था जी जी जी। अब मुझे था, मेरे बच्चों को जुलाई में ज्वाइन किया था, 20 जुलाई को, 15 अगस्त तो मैंने कहा इनको कुछ तो कराना है जी। तो मैंने ढोलक मंगाई, क्योंकि बजाती भी हूँ, ढोलक भी बजाती हूँ मैं। तो मैंने ढोलक लेके और धरती धुरारी गाना सिखाया सब बच्चों को बिठा लिया, 6 to 10 की लड़कियों को। मैंने कहा गाना गाओ, एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप बोलो। पहले बोर्ड पे लिख दिया, बोर्ड से गाना लिया, और फिर मैंने ढोलक बजाई और गाना मैंने ढोलक पहले गवाया, फिर ढोलक के साथ गवाया, फिर बच्चे चूज किए उसमें से, कोरस में से कि ये बच्चा अच्छा गा सकता है, उनका एक कोरस ग्रुप अलग बनाया, फिर कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया, उनको डांस सिखाया जी। तो ये चौथा स्टेप था। जब लड़कियों को बोला अब तुम गाओ, मैं इनको डांस सिखाऊंगी, उनको डांस सिखाया, पूरा प्रोग्राम तैयार कराया, क्योंकि मैं ऑलरेडी जयपुर में कोरियोग्राफी करती थी, कोरियोग्राफर थी ऑलरेडी,
मैं यहाँ पे बड़े बड़े हमारे जयपुर के बहुत मान सम्मान जिनका नाम है उनके लोगों के घरों में मैं प्रोग्राम कराती थी। उस वक्त हमारे जो सीएम थे श्री अशोक गहलोत जी, उनके दोनों बच्चों की शादियों में मैंने संगीत कराया था। तो मैं कभी कभी ये भी सोचती थी कि कहाँ मैं सीएम के घर में सिखा रही हूँ, कहाँ मैं गाँव में ढोलकी बजा रही हूँ। कभी कभी अपने से क्वेश्चन आता था कि ये कर क्या रही हूँ मैं, पर फिर लगता था नहीं मुझे करना है, ये मेरी कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि इन बच्चों को सिखाना है मुझे। तो उनको डांस तैयार कराया, फिर मैंने पीटीआई बन गई, मैंने बच्चों को पीटी सिखाई क्योंकि मुझे पीटी आती थी, क्योंकि हमारे हैप्पी स्कूल में हम पीटी करवाते थे। पीटी सिखाई, फिर अगली बार मैं डंबल्स खरीद के लाई, अगले साल में उनको डंबल्स ऐड किए, अगले साल में मैंने लेजियम लेके आई, उन बच्चों को लेजियम ऐड किए। फिर मुझे योगा, क्योंकि मैं योगा भी करती हूँ, बचपन से योगा करती हूँ, यंग एज से, तो योगा सिखाया बच्चों को। हमारे बच्चे सब करते थे, तो आप मुझे कह सकते हैं ना अरफन मौला। तो मैंने पीटीआई का काम भी कर लिया, मैंने बैंड भी सिखाया बच्चों को। ग्रेट। मैंने बच्चों को बैंड बजाना सिखाया, मैंने पूरा बैंड तैयार कराया अपने बच्चों का, ड्रम लेके आई, बड़े ड्रम, छोटा ड्रम, बच्चों को बैंड तैयार करवाया। अपने जयपुर से मैंने मंजीरे खरीदे बच्चों को तेरह थाली कराने के लिए, फिर वो तेरह थाली कराऊंगी। तो मुझे याद है कि मैं यहाँ डिपार्टमेंट में गई थी, बाद में लेटर ऑन, शुरू में जब मैं गई स्कूल को फंड नहीं मिलते थे, बाद में गवर्नमेंट ने कुछ फंड देना शुरू किया था पर्टिकुलर उसमें चीज़ों के लिए। तो उन्होंने एक उत्सव के ऊपर जो फंड दिया था, उसमें मैंने अपने होलसेल मार्केट से जाके कुछ ड्रेसेस खरीदी बच्चों के लिए, ताकि वो लहंगा वगैरह पहन के परफॉर्म करें तो अच्छे से दिखें, प्रेजेंटेबल दिखें जी। और 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं बहुत अच्छी तरह उनका शोज करा दी थी। तो 13 तारीख जब मैंने मजरी की लिस्ट उन्होंने देखा, बोले मैडम इतना खर्चा नहीं हो सकता उत्सव में। फिर मेरी शक्ल देखी, अरे आप हो मैडम, आपका हो सकता है सैंक्शन। क्यों? क्योंकि 2011 से जब से मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई थी जी, तब से मैंने राज्य स्तरीय जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स डे के प्रोग्राम होते हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी जी। तो सन 2011 से लेकर रिटायरमेंट के बाद तक भी मैं पूरे प्रोग्राम की डायरेक्टर थी, जो जयपुर को हम रिप्रेजेंट करते थे, पूरे जयपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो उसमें मैं प्रोग्राम क्या करवाना है, कौन से गाने लेने हैं, कौन सी थीम करानी है, कौन से लोगों को लेना है, उसमें प्रिंसिपल्स, उसमें टीचर्स, सबको हम शामिल करते थे, किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है, ऑल ड्रेस क्या पहननी है, मेकअप कौन करेगा, हेयर स्टाइल क्या बनेगा, एवरीथिंग उसकी मैं डायरेक्टर थी। तो मैंने बड़ी खुशी से, मतलब मज़ा आता था, और हमें 10 या 12 दिन मिलते थे, हमें परफॉर्म करना होता स्टेज के ऊपर। तो मैंने वो काम बहुत फक्र से और बहुत खुशी से किया, इसलिए पूरा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मुझे अच्छी तरह जान गया था। जाते ही जुलाई में मैं गई हूँ और अगस्त मतलब सितंबर में शो किया था, उसके बाद मीरा सक्सेना को सभी जानते हैं डिपार्टमेंट में, ये मैडम आई है काम कराती है। नहीं, जयपुर का तो बच्चा जानने लग गया। हाँ बिल्कुल। तो डांस हो और एजुकेशन हो, तो प्रभु की कृपा से मेरा नाम तो है मीरा सक्सेना, और लोग मुझे जान भी जाते हैं। प्लस मेरा एक और बेनिफिट रहा कि मेरा ब्रदर है ब्रजेश सक्सेना जी जी, उनका बहुत बड़ा ग्रुप चलता है, बस्कर्स डांस ग्रुप जी, जो जिसका अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जयपुर में करीब 10-12 ब्रांचेस हैं। उन्होंने वेस्टर्न साइड में अपना मुकाम बनाया है और प्रभुत्व है उनका, उनसे अच्छा कोई वेस्टर्न डांस नहीं सिखाता। बिल्कुल। सो बस यही है। अब जैसे आपके नाम की बात कर रहे हैं, आपका नाम मीरा है जी, क्या आप अपने आप में मेड़ता की मीरा को भी कहीं ना कहीं पाते हैं, या सिर्फ सेटिस्फाई हैं इस नाम के साथ? कृष्ण की भक्त हूँ। वही मीरा है। मतलब कलयुग में अवतार लेके आई है? नहीं अवतार नहीं, तो मीरा तो बहुत महान थी, हम तो इतने महान नहीं है, हम तो नाखून भी नहीं है। मगर हाँ, क्योंकि एक नाम मेरी दादी ने दिया था मुझे जी। मेरी दादी बहुत बड़ी कृष्ण की भक्त थी। उनके पूरे कमरे में कृष्ण के ही अलग अलग रूपों के चित्र थे जी। हालांकि वो एजुकेशनिस्ट थी, स्कूल खोले थे उन्होंने, 5 स्कूल खोले थे, बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट थी, बाल विधवा थी वो, पर उनका पूरा जीवन समर्पण था कृष्ण के लिए जी। और उन्होंने मेरे पिता को नाम दिया था कि अपनी जो, उनको ऐसा लगा था, ऐसा आभास हुआ था कि हमारे घर में लड़की जन्म लेगी और उसका नाम हमें मीरा रखना है जी। तो असर तो आ गई। ग्रेट। मतलब वास्तविक मीरा वो थी? हाँ, मतलब वो मीरा थी, सही कह रहे हैं आप, वो मीरा थी। और फिर उन्हीं के जो है आप में, हाँ, उस परिवार में, माहौल में पली बड़ी, तो उसका असर, मेरी दादी माँ बैठ के मक्खन बुलाया करती थी,
और हम हाँ। मक्खन खाया करते थे मछली के साथ। तो Great. कृष्ण की कहानियाँ सुनते थे, उनके साथ ही बड़े हुए, तो मज़ा आता था। और एक Great. एक एक डांस में किया करती थी, उसकी एक लाइन सुनाऊंगी आपको। जी वैसे जी तो बिल्कुल गाया तो बिल्कुल, उन्होंने है, बहुत देर हो गई सुनाने की। वाणी जयराम ने गाया है वो गाना, जी बहुत ही बिल्कुल। अच्छा गाना है। पर उस पर मैं डांस किया करती थी और भाव से किया करती थी, मतलब वो भाव सच में कमाल के भाव थे वो। और वो जी। भाव ऐसे थे कि कभी तो उसमें हंसना था और कभी रोना था। मतलब आप हंस रहे हो, आप मुड़ के आए हो और आप हंसने लगे, अरे जी। रो रहे हो, आंखों में आंसू बह रहे हैं और टर्न लेके डांस किया और आपको हंसना है। जी। तो ये भाव उस नृत्य में आते थे। तो और गाना ये था वो भावों के साथ, भावों की मैं गाऊंगी लेकिन आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं, चेहरे से झलकना वो चाहिए कि अंतरा नहीं हाँ। गा रही, मैं खाली मुखड़ा सुना रही हूँ आपको। बिल्कुल। कैसे निभेगी अपनी प्रीत रे गोपाला, तू तो जगत को स्वामी, ब्रज की मैं बाला। हो कैसे निभेगी मन का सुमन सारे जग से बचा के, मैं तो फूली न समाई तेरी बेदी पे चढ़ा के। मन का सुमन सारे जग से बचा के, तो है भाया कि न भाया ये तो मैं भी नहीं जानू, तो है भाया कि न भाया ये तो मैं भी नहीं जानू। कान्हा मेरे जी में जो आया मैंने कर डाला, ओ कैसे निभेगी अपनी प्रीत रे गोपाला। ये गीत बहुत सुंदर। तो इतना भावुक वाला गीत है कि आप बिना भाव के रह नहीं सकते। ग्रेट। अभी जैसा कि आपने राजस्थान में, मतलब राजस्थान के बाहर भी आपने बहुत कुछ किया है। पूरे देश में आप, जब कर्नल साहब ड्यूटी पर थे तो उस दौरान जाते भी थे, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, पूरा देश आप घूमे हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर लगातार आपको जो है विदेश यात्राओं पर भी देखा जा रहा है। मैं खुद आपको फेसबुक पर फॉलो करता हूँ, कभी कहीं की तस्वीरें साझा होती हैं, कभी कहीं की साझा होती हैं। तो अपनी उन विदेश यात्राओं के बारे में बताएं कि क्या आप सिर्फ घूमने के लिए ही विदेश यात्रा पर जाते हैं या कोई मकसद होता है इन यात्राओं के पीछे? देखिए, देश हो या विदेश, जी डांसर हूँ, जी बिना डांस के तो रह नहीं सकती मैं। जी 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 जी। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ हाँ। इस तरह का सोच के जाती हूँ, माइंड मेकअप करके जाती हूँ कि मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा मैं डांस तो करूँगी। ग्रेट। श्रीलंका गए थे हम घूमने जी जी। और 1 महीने के लिए रहे थे वहाँ। तो वहाँ एक साइड में एक बड़ा अच्छा थिएटर था, स्टूडियो था जी प्रोग्राम, रंगमंच था बहुत अच्छा, जी। जहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला था। तो बड़ी सुंदर केले के पत्तों की सजावट और केले के कटिंग की सजावट, वो देख के हम ऐसे ही जागरूक पूछने चले गए कि क्या हो रहा है यहाँ, बड़ा सुंदर सजावट हुई है। तो पता चला जी शाम को यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है, कल्चर प्रोग्राम जी। तो मेरे हस्बैंड ने, जैसे हमेशा कह देते हैं दूसरों को कि मेरी वाइफ तो डांसर है, जयपुर की बहुत अच्छी डांसर है इंडिया की। अच्छा, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप मैम डांस करेंगे हमारे लिए? अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने कहा क्यों नहीं। तो शाम को डांस कर देते हैं। ग्रेट। तो कौन सा डांस करेंगे? मैंने कहा जो आपके यहाँ पॉपुलर सॉन्ग हो वही बता दें, वही कर देंगे, क्योंकि सोलो डांस करने में तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि कौन सा सॉन्ग करना है, कोई भी सॉन्ग लगाइए मैं उसी पर डांस कर दूंगी। तो बोले ठीक है मैम आप वो कर दीजिए, ताल से ताल मिला, वो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है। ग्रेट। व्हाई नॉट। आई थिंक 2017 की बात है। जी जी जी। तो शाम को हमने परफॉर्म कर दिया। उन्होंने मेरे फैमिली, पूरी फैमिली गई थी इन लॉस साइड की, सबको वीआईपी सीट पे आगे आगे बिठाया कि इंडिया से आए हैं लोग और कलाकार हैं ये और फैमिली है। और मैंने ताल से ताल वहाँ पे किया। मतलब कला की कदर हर जगह, हर जगह है। कितने सारे बच्चों की मम्मी आ गई मेरे से कि मैम उनकी क्लास लो। मैंने कहा मैं तो इंडिया से हूँ,
यहाँ क्लास नहीं ले सकती हूँ, इंडिया में आऊँ क्लास लेती हूँ। इंडिया भेजो इनको। आपको एक बात बताऊँ, मैं जापान जापान में नहीं, आपको मैं बताऊँ नहीं, हम लोग ICCR की तरफ से 1981 जी ये जब के बात है, जब ये ओलंपिक हुए थे रशिया में, जी 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 उस जमाने में हमारा जो नाट्य निकेतन ग्रुप है जी उसको एक ICCR ने सिलेक्ट किया था परफॉर्मेंस करने के लिए जी। तो हमने 2 महीने के लिए 4 अलग अलग कंट्रीज में 15-15 दिन का टूर था हमारा। सबसे पहले हम बुल्गारिया गए थे, फिर रोमानिया, फिर मंगोलिया और फिर रशिया। 4 कंट्रीज में हमने परफॉर्मेंस किया, राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था जी। तो हमारा पूरा ग्रुप गया था, 20 लोग थे, उसमें लंगा ब्रदर्स थे, 6 लड़कियां थी डांसर, मेरी मदर एज ए सिंगर और हारमोनियम प्लेयर गई थी, मेरे बिंदु मामा जो भटनागर मामा मेरे जी। वो ढोलक और सिंगर के लिए गए थे जी। और एक सरस्वती धांधना सिंगर के लिए गई थी जी। लंगा ब्रदर्स से सारे, और 2 हमारे स्टेज मैनेजर और ट्रिप मैनेजर थे। ऐसे करके हम 20-22 लोगों का ट्रिप पूरा 2 महीने का विजिट करके आए थे ICCR की तरफ से। जितना मान सम्मान हमें वहां मिला अकल्पनीय था। उस वक्त मेरी उम्र थी 20 साल। क्या बात है, 80 की बात है। हमको ऐसा लगता था कि हम पता नहीं कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं। एक्चुअली हम लोग जो प्रोग्राम करते थे जी 1980 में वो फील था, मतलब वो जो पब्लिक देखने आती थी, पहली बार तो शोज ऐसे हाई लेवल के होते थे, इतने बड़े बड़े थिएटर में होते थे जो हम सिर्फ पिक्चर में देख सकते हैं। उस वक्त ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था। हमारे टीम लीडर के पास जरूर हमारी तस्वीरें होंगी, हमारे पास नहीं है। कुछ पेपर कटिंग्स हैं जो कि हमारे बाद में हमने कलेक्ट करी रशिया की। उस जगह प्रोग्राम करना अपने आप में एक ऑनर था जी। और पब्लिक हमें हाथों हाथ लेती थी, पब्लिक रोती थी जब हम प्रोग्राम खत्म कर लेते थे। हमसे लोग मिलने आते थे स्टेज के बाहर और रोते थे आंसुओं से, और वो कहते थे कि आपने हमें फील करा दिया, हम उस वक्त के इंडिया में पहुंच गए। जो हम परफॉर्मेंस देते थे इंडिया के अलग अलग प्रांतों की, घूमर करते थे, उसमें हम चिरमी डांस करते थे, कालबेलिया करते थे, कालबेलिया नहीं करते थे, 13 ताली करते थे, बहुत सारे डांस करते थे अलग अलग। कालबेलिया बाद में आया है, उस वक्त कालबेलिया नहीं था। कालबेलिया बहुत लेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत लेटर इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले कालबेलिया होता ही नहीं था। उस सड़कों पे आपको बताया था ना मैंने, फादर बुलाते थे कि आओ अंदर दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाबो जी की देन है। ये गुलाबो जी को प्रमोट किया है, टूरिज्म नहीं किया है। और जब हम टूरिज्म प्रोग्राम किया करते थे तभी गुलाबो जी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो हम एक साथ स्टेज किया हमने उस वक्त। और एक हिम्मत बना होते थे, हिम्मत सिंह जी। जी जी हिम्मत सिंह जी। हाँ, वो आज भी मेरे टच में रहते हैं और थिएटर के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं। यस यस यस। वो टूरिज्म के उस वक्त प्रोग्राम ऑफिसर थे। तृप्ति पांडे थी। तो ये दोनों ने ही गुलाबो को इंट्रोड्यूस कराया था। उस वक्त हम ही लोग प्रोग्राम किया करते थे साथ में। ग्रेट। तो कालबेलिया तो होते ना, कालबेलिया तो बहुत बाद में आया। तो हम लोगों ने डांस इस तरह किए। फिर बहुत अच्छा रहा कि मैं शादी के बाद, मेरे दोनों बच्चे हो गए, उसके बाद भी मुझे एक फिर से प्रोग्राम करने का मौका मिला जापान में। जापान में भारत महोत्सव हो रहा था, वहाँ पे मुझे मैं और मेरी सिस्टर अनुराधा जी, हम दोनों को बुलाया गया। यहाँ जयपुर से हमारी एक टीम गई थी, उसमें गिरधारी जी एज ए हारमोनियम, गिरधारी महाराज जिनको कथक गुरु मानते हैं, वो एज ए हारमोनियम प्लेयर गए थे। दुर्गा जी, पंडित दुर्गा जी बड़े अच्छे ढोलक आर्टिस्ट थे, वो ढोलक आर्टिस्ट गए थे। और रूप सिंह जी भवाई के हैं, वो हमारे साथ भवाई करने गए थे, और हम दोनों डांसर्स गए थे। तो हम लोगों ने मिलके 5 लोगों का ट्रुप गया था। और जापान में हमने 1 महीना रह के जापान महोत्सव प्रस्तुत किया था। और वो भी हमारा बहुत हाई लेवल एक्सपीरियंस था। आधे घंटे के प्रोग्राम होते थे दिन में 3 या 4 बार, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में एक प्रोग्राम था थिएटर वगैरह में, उसमें हमें मिले थे 4 मिनट, 3 या 4 मिनट घूमर करने के लिए, और लंगा ब्रदर्स को भी इतना टाइम मिला था 3-4 मिनट उनकी प्रस्तुति देने के लिए। तो हमने उस प्रोग्राम में भी पार्ट किया। और आज भी वही हालत है कि हम जहाँ भी जाते हैं घूमने अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, तो बगैर डांस के तो हम रह नहीं सकते। सोच के चलती हूँ कि डांस करना है तो अकॉर्डिंगली कुछ मिलता जुलता सिंपल सी ड्रेस रख लेती हूँ ताकि वेट भी ना हो और डांस भी हो जाए। ग्रेट। कॉस्ट्यूम्स कैरी करके चलते हैं। अब तो मेरे हस्बैंड खुद शौकीन हो गए हैं। सालसा हम लोग साथ में करते हैं, भंगड़ा साथ में करते हैं, डांडिया साथ में करते हैं। ग्रेट। तो मजा आता है, बहुत अच्छा। कंटेम्परेरी भी करते हैं वो साथ में? बिल्कुल करते हैं। नाउ इज हैप्पी, बहुत एंजॉय करते हैं वो। तो फैमिली है तो
अगर हम कला को प्रमोट करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल माहौल अच्छा रहता है घर का। मुझे बहुत खुशी अच्छा, होती है एक कि मेरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ रही हैं, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि आप लोग सो रहे हैं और रात को अचानक सोते सोते ही आपने आवाज सुनी, जवान सावधान, सपने में कभी ये बोले हो, आप चौंक गए? अच्छा, मेरे हस्बैंड नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं ऐसा सपने में कभी नहीं बोलते, क्योंकि जगह ही रहते हैं तो सोते ही कहाँ थे आर्मी वाले। आर्मी वाले तो बहुत कम नींद लेते हैं, मतलब साउंड स्लीप लेते हैं, बट उनको पता है दे आर अलर्ट ऑलवेज। लेकिन घर पे होते थे तब तो। पर आपको मैं बताऊं, एज ए आर्मी ऑफिसर वाइफ हमारे पास बहुत सारी ड्यूटीज होती थी जी। सबसे बड़ी ड्यूटी तब होती थी जब हमारे हस्बैंड फील्ड एरिया में होते थे, और एक ड्यूटी और होती थी जब हस्बैंड लोग बाहर चले जाते थे अपने किसी पोस्ट को लेके जी। तो पीछे से सिर्फ आर्मी लेडीज रहती थी। आर्मी ऑफिसर वाइफ्स की ड्यूटी होती थी कि जितनी भी जवानों की वाइफ्स वहाँ रह रही हैं यूनिट की जी। उनको पूरा सपोर्ट करे, उनको पैट करे, उनको हिम्मत रखे, हौसला रखे, ताकि वो डामाडोल ना हो जाए। तो उनसे मिलना जुलना, कभी कभी घबरा भी जाती होंगी लेडीज, कभी कभी लेडीज घबरा सकती है ना, क्योंकि कोई नेगेटिव सुन लिया तो घबरा सकती हैं। एज ए आर्मी ऑफिसर वाइफ तो वी आर वेरी स्ट्रांग ऑलवेज। हमको पता है यूनिटी बना के रखते थे आर्मी ऑफिसर्स की। यूनिट में तो बहुत जबरदस्त यूनिट होती है। जो यूनिट होती है वो एक फैमिली होती है जी। और हमारी जो भी सीईओ होता है उसकी वाइफ उसकी माँ होती है जी। तो एक तरह से हमारे में आपस में इतनी बॉन्डिंग रहती है कि हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। ग्रेट। और ऑफिसर वाइफ जो है वो जवानों की वाइफ को सपोर्ट करती है, मतलब एक जंग सरहद पर लड़ी जाती है और एक जंग घरों में लड़ी जाती है सैनिकों की पत्नियों की तरफ से। हम लड़ते नहीं है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, परिस्थितियों के साथ हम डरते नहीं है, हम कभी डरे नहीं, डरे कभी नहीं जी। चाहे कहीं भी रहे हस्बैंड, हम डरे कभी नहीं, क्योंकि आपस का सपोर्ट इतना सॉलिड है। डरे नहीं सैनिक की पत्नी तो वैसे ही नहीं डर सकती, लेकिन कभी कभी जो है कुछ नेगेटिव जो अगर न्यूज स्प्रेड हो जाती है या कुछ ऐसी बात होती है तो उस समय उन सबको बांध के रखना ये हमारा एक ऑफिसर वाइफ का काम होता है जी। और उसके लिए जरूरी है कि कल्चर प्रोग्राम करवाते रहो ताकि लोगों का माइंड दूसरी खुश मिजाज रहे। तो उनके कल्चर प्रोग्राम करवाना, कहीं उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देना, कहीं उनको सिलाई की मशीन प्रोवाइड करके सिलाई का काम सिखाना, मतलब कभी कुछ और कभी कुछ और, कुछ ना कुछ कभी घर बैठे बैठे आपने सोचा कि मैं भी चलूं वर्दी पहन करके, मैं भी पिस्तौल हाथ में ले लूं? वर्दी पहन के तो नहीं, पर हाँ गोली चलाने का बड़ा मन किया और हमें एक मौका भी मिला। कई बार हम लोग ऐसी जगह रहे जहाँ हमारे सीईओ ने बोला कि हाँ सब लेडीज को आप। तो गोली किस पे चलाई, दुश्मनों पे? टारगेट पे। तो वो हाँ वो लेके हमको सिखाया गया कि कैसे तुम्हारे पतिदेव कैसे चलाते हैं, तुम भी सीखो देखो। ग्रेट। रामबन में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, 2 साल रहे डोडा में। बहुत टफ टाइम था। वैसे हम लोग यहाँ जयपुर में उसमें रह रहे थे, सेपरेट फैमिली क्वार्टर में रह रहे थे। बीच में हमारा जाना हुआ, एक बार बुलाया गया हमको, तब हम सब लेडीज को उन्होंने मौका दिया। हमने कहा हमें भी देखना है कि कैसे गन चलाते हैं जी। तो हमने LMG चलाई, सीखा हमने, मजा आया। मतलब एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए ना कि व्हाट दे आर डूइंग, और कितने टफ टाइम में वो लोग रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं। तो बेसिकली हमने आर्मी से सीखा कि कैसे जंगल में मंगल बनाया जाता है। ग्रेट। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं भी रह लो लेकिन खुश रहना है, ड्यूटी करो लेकिन शाम को पार्टी करनी है। अब अंत में होने को तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके साथ, क्योंकि आपके विषय इतने सारे हैं। आपने जो अब तक की हमारे बीच में बातचीत हुई है उससे ये तो पता चला है मुझे कि आपने अपने गुरुजनों से सीखा है, अनुभवी कलाकारों से सीखा है, कई बार देख देख के बहुत कुछ सीखा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई, आपने अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है जी। और बच्चों का नाम लेते तो वैसे ही आप इमोशनल हो जाते हैं। अभी भी आपकी आंखें भर आई हैं तो समझ सकता हूँ बच्चों के साथ आपका अटैचमेंट किस तरह का है, क्योंकि आमतौर पर स्कूलों में हम देखा करते हैं कि
टीचर्स या प्रिंसिपल्स जो भी हैं सिर्फ अपनी नौकरी करने के लिए जी। जाते हैं, ड्यूटी करने के लिए नहीं जाते हैं। और आपने जो है अपनी ड्यूटी निभाई है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, उसके लिए आपको हृदय की गहराई से मैं नमन करता हूँ। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अंत में हमें विराम लेना होगा, समय कम है। तो देश के युवाओं के लिए, खास तौर पर देश की बेटियों के लिए कोई खास संदेश आपकी तरफ से? बेटियां सबकी साझा होती हैं, किसी की अपनी बेटी नहीं होती, हम सबकी बेटियां सबकी बेटियां होती हैं। पहली बात ये जहन में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, हम बेटियों को एजुकेट करने चले हैं, लेकिन मैं बेटे वालों से कहूँगी कि प्लीज़ अपने बेटों को एजुकेट कीजिए। आपके बेटे अगर समझदार होंगे तो हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और अपने देश की बेटियों से मैं कहूँगी कि आप में कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। आप किसी से कमतर नहीं हैं। आज की बेटी सक्षम है, हमारे भारत की बेटी सक्षम है, मजबूत है। और शिक्षा से आपका अपना जीवन का विकास होता है। सिर्फ पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास करना शिक्षा नहीं है, उस शिक्षा को जीवन में उतारो, वो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा को अपने लिए लो, अपने किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं। जॉब मिले ना मिले बात की बात है, पर जो भी काम आप करोगे, अगर आपने सचमुच में शिक्षा ली है, उस काम को आप 100% बेस्ट करोगे। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सुई की जगह सुई काम आती है, तलवार की जगह तलवार काम आती है। इसलिए आज की बेटी को शिक्षित होने की ज़रूरत है। आज की बेटी को अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है। और कोई ना कोई कला आपको ताउम्र यंग रखती है, इसको आपको लेना है, आपको सीखना है। चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, कुछ भी कला हो। तो कला किसी भी व्यक्ति के पास होगी तो कभी बोर नहीं होगा, ज़िंदगी से उकताएगा नहीं। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे पूरा ध्यान दीजिए। उसको सीखने के लिए कोई अलग उम्र नहीं आएगी। पढ़ाई के साथ साथ उसको स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक इंसान को कंप्लीट इंसान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया अपनी ज़िंदगी की तस्वीर अपने बच्चों के साथ, आज की युवाओं के साथ साझा करने का अवसर दिया। देश की बेटियों के लिए मीरा सक्सेना जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत संदेश। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि देश की बेटियां वाकई में देश का बहुत नाम रोशन कर रही हैं। योमिका सिंह जी और हमारी सोफिया खान जी जैसी बेटियां हैं जो कि दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें निस्ते नाबूद करने का भी दम रखती हैं। ये हैं हमारे देश की बेटियां। तो मीरा मैम की वजह से ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है देश की बेटियों को हम समर्पित करते हैं। और आपसे एक निवेदन ये है कि अगर हमारा ये आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले शनिवार हम मिलते हैं फिर किसी नई खास शख्सियत के साथ, और फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नया मोटिवेशन होगा और नई जानकारियां होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।